वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में डायरेक्टर की डेफिनेशन और फिर उसके जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन को विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट के डायरेक्टर्स को वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना होता, बल्कि उन्हें तमाम कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। फिर क्या उनकी रिक्वायरमेंट है एज ए मेंबर और एज एक ही पर्सन जब डायरेक्टर होता है और मेंबर होता है तो उसके वोट कैसे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। फिर डायरेक्टर्स की जो अथॉरिटी होती है वो कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। और डायरेक्टर्स का कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कशन कर रहे होंगे, ताकि डायरेक्टर्स के बारे में जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और फिर हम जब मज़ीद सेक्शन इसके ऊपर कर रहे हों तो हमें वो ईजिली समझ में आ सकें। सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डायरेक्टर्स की डेफिनेशन सिंपली सिंगल लाइन की डेफिनेशन है, जो कि है डायरेक्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय वट एवर नेम कॉल्ड। अब इस डेफिनेशन के अंदर दो बातें हैं कि डायरेक्टर वो पर्सन होगा जो डायरेक्टर का काम कर रहा होगा, जो उस पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो फोकस उस पोजीशन पर होगा, उस फंक्शन पर होगा। बाय वट एवर नेम कॉल्ड, नाम या डेजिग्नेशन उसका जो भी रख दें, जॉब टाइटल जो भी रख दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। बाय वट एवर नेम कॉल्ड बड़ा क्लियर कर रहा है कि डेजिग्नेशन या जॉब टाइटल जो है वो डायरेक्टर को डिफाइन नहीं करता, बल्कि उसका ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर उसको एज अ डायरेक्टर डिफाइन करता है। अब यहाँ पर बड़ी सिंपल सी और शॉर्ट डेफिनेशन है, लेकिन इसके अंदर इन दो पॉइंट्स को एनालिसिस के तौर पर अगर हम लेते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि ये डेफिनेशन फोकस कर रही है फंक्शन और पोजीशन पर, जबकि स्पेसिफिक डेजिग्नेशन पर इसका फोकस नहीं है। इसी तरीके से ये बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि अगर किसी के जॉब टाइटल में वर्ड डायरेक्टर आता है, जैसे फाइनेंस डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, तो इसका ये लाजमी तौर पर मतलब नहीं है कि वो पर्सन लीगली भी डायरेक्टर हो सकता है कि वो डायरेक्टर हो और हो सकता है कि वो डायरेक्टर ना हो। अब इस सिचुएशन को दो एग्जांपल्स के साथ कवर करते हैं। पहली एक एग्जांपल लेते हैं। फैसल इज सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड। हिज डेजिग्नेशन इज ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। अब अगर आप नोटिस करें तो उसके डेजिग्नेशन के अंदर, उसके जॉब टाइटल के अंदर वर्ड डायरेक्टर आ रहा है, तो डेजिग्नेशन वाला पॉइंट तो मीट हो गया। फिर हम देखते हैं कि हाउएवर ही इज नॉट अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन मेकिंग। यानी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अपॉइंटेड भी नहीं है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी वो इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उनका फंक्शन डायरेक्टर वाला नहीं है। जब फंक्शन डायरेक्टर वाला नहीं है तो हमारी डेफिनेशन का फोकस जो है वो फंक्शन पर है, वो टाइटल पर नहीं है। तो हम फंक्शन के हिसाब से डिसीजन पर चलेंगे। फंक्शन नहीं है तो वो डायरेक्टर भी नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन होगा कि ही इज नॉट अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब इस सिचुएशन से एक कंट्रास्टिंग एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पोजीशन बनती है। नवीद इज सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब यहाँ तक अगर आप नोटिस करें तो बात सेम है, फैसल भी सीनियर एम्प्लॉय थे और ये भी सीनियर एम्प्लॉय। हिज डेजिग्नेशन इज जनरल मैनेजर ऑपरेशन। अगर अब हम इस डेजिग्नेशन में देखें तो यहाँ पे कोई डायरेक्टर की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं हुई, तो डेजिग्नेशन के हिसाब से तो वो डायरेक्टर नहीं है। फर्दर ये डिटेल है कि ही इज आल्सो अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंटेड भी हैं एंड पार्टिसिपेट्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। यानी वो वही काम कर रहे हैं जो एक डायरेक्टर की पोजीशन पे रहने वाला शख्स वो काम करता है। तो उनका फंक्शन तो डायरेक्टर वाला हो गया। अब जब फंक्शन डायरेक्टर वाला हो गया तो हमारा फोकस फंक्शन की बेस पर होगा और हमारा कंक्लूजन होगा कि ही इज डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो नोटिस करें कि हमारा जो डिसीजन है किसी भी सिचुएशन में वो डेजिग्नेशन की बेस पर नहीं है, बल्कि वो फंक्शन की बेस पर है। ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल है कि एक पर्सन का डेजिग्नेशन भी डायरेक्टर हो और वो फंक्शन भी डायरेक्टर वाला परफॉर्म कर रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन तो बहुत ही क्लियर कट है कि वो एक कंपनी के डायरेक्टर कंसीडर होंगे, क्योंकि उनका डेजिग्नेशन भी और फंक्शन भी है। लेकिन हमारी जो मेन डिसीजन है वो डेजिग्नेशन की बेस पर नहीं है, वो बेसिकली फंक्शन की बेस पर है। तो हमारा फोकस फंक्शन पर होना चाहिए, डेजिग्नेशन पर नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नॉट टू बी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव, और इसके अंदर हम बड़े सिंपल एक पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं कि पहली बात तो ये होती है कि एक डायरेक्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो कंपनी के गुड ऑपरेशंस और स्टैंडिंग और कंपनी की रेप्यूट और कंपनी की फंक्शंस को मेंटेन करे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी कंपनी के लिए, वो किसी कंपनी के एक पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, एक पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो पूरी कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे वर्ड होल कंपनी इज इंपॉर्टेंट। अब इसी बात को अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो हम कहते हैं कि यार डायरेक्टर कैन नॉट क्लेम रिलीफ फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डायरेक्टर ऑन द बेसिस दैट ही इज नॉट कंसर्न विद एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंपनीज बिजनेस। अब फॉर एग्जाम्पल एक डायरेक्टर जो है वो कंपनी के प्रोडक्शन के मैटर्स को देखते हैं, लेकिन कंपनी अगर अपने कस्टमर्स के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व है और ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है और वो इस पर टाइमली एक्शन नहीं लेते, तो वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस पर एक्शन लेना, मैं तो प्रोडक्शन का इंचार्ज था, मैं कंपनी के बाकी मामलात के अंदर जो है वो मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो एक डायरेक्टर ऐसी बात नहीं कर सकता। डायरेक्टर अपनी पूरी कंपनी के हर एंगल से रिस्पॉन्सिबल है, तो जो चीज़ें उसके सामने आती हैं उसके अंदर उसने अपनी तरफ से बेस्ट काम करना है, और वो कंपनी के हर एंगल के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी जस्ट ये नहीं है कि जी वो इस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरे के लिए नहीं है। इसी बात को समटाइम्स इस एंगल से कहा जाता है कि आ डायरेक्टर कैन नॉट क्लेम टू बी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, कि एक डायरेक्टर जो है वो कंपनी का वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता कि भाई वो कहे कि जी मैं इस हिस्से का रिप्रेजेंटेटिव हूँ या इस टाइम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और इस टाइम पर नहीं हूँ। वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एब्सोलूट हैं और कंपनी के तमाम मामलात के लिए हैं, होल कंपनी के लिए हैं। तो ये जहन में रखना होता है। तो डायरेक्टर के तौर पर यानी हमें ये समझ में आता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर काफ़ी ज़्यादा है। आपको कंपनी को के हर एंगल को कवर करना होता है। ऑब्वियसली अगर आपकी स्पेशलाइजेशन किसी एक एरिया में है तो उस पर आप ज़्यादा काम कर रहे होंगे, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ओवरऑल जो कंपनी में चीज़ें हो रही हैं उन पर भी नज़र रखें और उनके ऊपर भी जो रेलिवेंट एक्शन बनता है उसको कंसीडर करें। नेक्स्ट ये है कि रिक्वायरमेंट टू बी मेंबर। अब बात ये है कि क्या डायरेक्टर्स को मेंबर होना चाहिए। इस पर बेसिक रूल तो यही है कि मेंबर होना चाहिए, लेकिन उसकी एक्सेप्शन भी हैं। अब डायरेक्टर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ द कंपनी, लेकिन इसकी एक्सेप्शन एक्सेप्ट वेयर लॉ स्पेसिफिकली अलाउज द नॉन मेंबर एज डायरेक्टर। इसमें जब हम सेक्शन 153 पढ़ेंगे तो वहां पर हमें कुछ एक्सेप्शन मिलेंगी। जैसे एक होल टाइम एम्प्लॉय होता है तो वो अगर डायरेक्टर बनते हैं तो वो मेंबर नहीं भी हैं तो वो डायरेक्टर बन सकते हैं। इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव का स्टेटस भी डायरेक्टर वाला होता है, और वो अगर मेंबर नहीं भी हैं तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के बन सकते हैं, जिसमें उनका स्टेटस भी डायरेक्टर वाला हो जाएगा। तो इस तरह की इसी तरह जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं वो भी बाज़ औक़ात उनके लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो मेंबर हों एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली हमें जो है ध्यान में रखना है कि बेसिक रूल यही है कि डायरेक्टर्स मेंबर होना ज़रूरी हैं। मेंबर्स ही डायरेक्टर्स का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस भी अवेलेबल हैं जो हम आगे जाके डिटेल में रेलिवेंट सेक्शन के अंदर पढ़ रहे होंगे। अब एक ही पर्सन जब डायरेक्टर भी होगा और मेंबर भी होगा तो उनकी वोटिंग को समझना जरूरी हो जाता है। तो उनका जो वोट एज डायरेक्टर होगा और वोट एज मेंबर होगा, ये दो सेपरेट चीजें होंगी, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में तो हर डायरेक्टर का वन वोट होता है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो हर डायरेक्टर का एक वोट होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्यादा वोट लेकर डायरेक्टर बना था, कम वोट लेकर डायरेक्टर बना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर डायरेक्टर वहां पर इक्वल होगा और उसका वन वोट होगा। लेकिन वही डायरेक्टर जब जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग है? मेंबर्स की मीटिंग। जब वो मेंबर्स की मीटिंग में एज मेंबर वोट दे रहा होगा तो उसके वोटिंग राइट डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग अपॉन के उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। यहां हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। लेट्स अज्यूम के देयर आर टू पर्संस ए एंड बी, और दोनों जो हैं वो डायरेक्टर भी हैं और मेंबर भी हैं। तो एज डायरेक्टर लेट्स से कि हम कहते हैं कि ए के पास 10,000 शेयर्स हैं और बी के पास जो है 5,000 शेयर्स हैं। एज डायरेक्टर ए का वोट भी वन होगा और बी का वोट भी वन होगा। लेकिन एज मेंबर ए के पास 10,000 शेयर हैं। लेट्स से कि एक शेयर के ऊपर एक वोट है इस कंपनी के आर्टिकल्स के मुताबिक, तो ए के पास जो वोट्स होंगे वो होंगे, और बी के पास 5,000 शेयर्स हैं तो उनके पास जो वोट होंगे वो भी 5,000 होंगे। तो एज डायरेक्टर
वोट सबका एक होता है, एज मेंबर उनके वोट डिपेंड कर रहे होते हैं कि उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि जब सेम पर्सन एज डायरेक्टर अपना वोट यूज कर रहा होता है तो वहां पर उसका इक्वल डायरेक्टर है सब, एज मेंबर कर रहा होता है तो वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से उसके वोटिंग राइट्स होते हैं। जैसे नंबर ऑफ शेयर होंगे उस हिसाब से डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। अब इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलें तो पहला बात तो ये है कि डायरेक्टर्स जो हैं उनकी कोई इंडिविजुअल अथॉरिटी नहीं होती। लॉ किसी हर डायरेक्टर को कोई अलग से पावर जो है वो नहीं देता। पावर जो दी जाती है अंडर दी लॉ और कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स के मुताबिक भी वो दी जाती है डायरेक्टर्स को पावर के जो वो कलेक्टिवली एक्सरसाइज करें और बाय मेजॉरिटी एक्सरसाइज करें। यानी डायरेक्टर्स ने जो अपनी अथॉरिटी है वो कलेक्टिवली और बाय मेजॉरिटी करनी है अपनी बोर्ड मीटिंग्स में, या फिर वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं बाय सर्कुलेशन। और जो हर डायरेक्टर होता है उसका डिसीजन मेकिंग में वन वोट होता है। अच्छा, यहाँ पे ये एक क्लैरिटी ध्यान में रखें कि बाद में ये जो पावर दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली, वो अपनी कुछ पावर्स ऐसी भी होती हैं जो किसी एक डायरेक्टर को डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन वो तो ऐसी पावर्स होती हैं जो डायरेक्टर्स के अलावा वो अपने किसी एम्प्लॉई या ऑफिसर वगैरह को भी डेलीगेट कर सकते हैं। तो लॉ के मुताबिक जो पावर्स हैं डायरेक्टर्स की वो तो उन्होंने कलेक्टिवली या बाय मेजोरिटी ही एक्सरसाइज करनी है। हाँ, ये आगे उनकी अपनी चॉइस है कि वो अगर अपनी कुछ पावर डेलीगेट करना चाहते हैं तो वो किसी कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर सकते हैं, वो किसी एक सिंगल डायरेक्टर को डेलीगेट कर सकते हैं, वो किसी एक ऑफिसर या एम्प्लॉय को भी डेलीगेट कर सकते हैं जो डायरेक्टर ना हो। फिर समझने की ये जरूरत है कि कोई डिफरेंस नहीं होता अथॉरिटी में, सारे डायरेक्टर्स बराबर कंसीडर होते हैं। जब भी अपॉइंटमेंट हो जाती है एज अ डायरेक्टर, तो जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन हुआ तो एक डायरेक्टर हो सकता है कि 80,000 वोट लेकर डायरेक्टर बना, और दूसरा डायरेक्टर हो सकता है कि 60,000 वोट लेकर बना, और तीसरा डायरेक्टर जो है वो हो सकता है जस्ट 20,000 वोट लेकर डायरेक्टर बना। तो जो उनके नंबर ऑफ वोट थे वो तो बड़े डिफरेंट थे, लेकिन उनकी जो स्टेटस होगा वो इक्वल होगा। सारे डायरेक्टर इक्वल कंसीडर होंगे और उनकी अथॉरिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सबका एक वोट है, सब इक्वल हैं, कोई डिफरेंस अथॉरिटी में नहीं है। अब इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। के डायरेक्टर्स का कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है। अब ये वर्ड फिड्यूशरी क्योंकि हम कॉमनली यूज नहीं करते तो इसकी वजह से समटाइम थोड़ा सा लगता है कि कोई मुश्किल सी बात है, जबकि मुश्किल बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा पहले बिल्डअप करते हैं और फिर इस फिड्यूशरी के वर्ड की तरफ चलते हैं। पहली बात तो ये कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं, वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पर बेसिकली कर रहे होते हैं, जो भी फैसला कर रहे होते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मे वेल बी सेड एज एजेंट्स ऑफ द कंपनी whom members have given the right to make decisions on their behalf। तो मेंबर्स ने बेसिकली उन्हें राइट दिया हुआ होता है कि वो उनके बिहाफ पर डिसीजंस करें, फैसले करें, काम करें, और फिर जो भी उसका रिजल्ट होता है वो ऑब्वियसली वो मेंबर्स बेयर करते हैं। अब एजेंट का भी एक फ्यूडिशरी ड्यूटी होती है कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है। इसी तरह डायरेक्टर्स की एज एन एजेंट ड्यूटी ये होती है कि उन्होंने बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखना होता है। So they are supposed to make decisions in the best interest of the company and its stakeholders. They must be vigilant, यानी बड़े केयरफुल होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, and not be negligent in performance of their duties। तो ये फिर उनकी ड्यूटी बनती है कि वो ऐसा करें। तो ये जो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप की ही रिक्वायरमेंट है। बेसिकली फिड्यूशरी ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें आपने दूसरे के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है। टिपिकली हम जब किसी के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिड्यूशरी रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें हमने दूसरे के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है। तो डायरेक्टर्स ने भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होता है। तो क्या ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस इसकी बड़ी जरूरी है? डायरेक्टर्स का फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द कंपनी है क्योंकि उन्होंने कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। अब फिड्यूशरी रिलेशनशिप किसी पे आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि भाई आप हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। तो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप जो है वो स्टेब्लिश तभी होता है जब एक पर्सन कॉन्फिडेंस देता है दूसरे को कि भाई आप मेरे बिहाफ पे काम करें, डिसीजन मेकिंग करें, और वो कॉन्फिडेंस दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे कंपनी के मेंबर्स ये कॉन्फिडेंस जो है देते हैं डायरेक्टर्स को कि भाई आप हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करें, और डायरेक्टर्स उस जो पावर को, उन कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट करते हैं। अब कंपनीज में प्रिसाइजली काम कैसे होता है कि डायरेक्टर्स अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं
कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे जब वो कॉन्सेंट देते हैं टू एक्ट एज डायरेक्टर। किसी को भी आप उसकी मर्जी के बगैर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। लॉ के सेक्शन 167 में ये रिक्वायरमेंट है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कॉन्सेंट देंगे कंपनी को कि वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तभी उनकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है, वरना किसी भी पर्सन को डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो डायरेक्टर्स बकायदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कॉन्सेंट दे के, और जब वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो फिर उनका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है फिड्यूशरी, जिसके मुताबिक उन्होंने कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है जब भी वो कंपनी के एजेंट के तौर पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। खास तौर पे इस फिड्यूशरी बिहेवियर की जो इंपॉर्टेंस है वो ये भी है कि सेक्शन 153 में वन ऑफ द क्राइटेरिया ये है कि ऐसा पर्सन जिसे कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे, कोर्ट डिक्लेयर करे कि वो लैक करता है फिड्यूशरी बिहेवियर, कि उसमें फिड्यूशरी बिहेवियर नहीं है, तो फिर वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। नो डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर इफ ही इज डिक्लेयर्ड एज लैकिंग फिड्यूशरी बिहेवियर बाय द कोर्ट। तो बाद में भी ये साबित हो जाता है कि जिसने फिड्यूशरी बिहेवियर शो नहीं किया तो उसकी डायरेक्टर के तौर पे जो ऑफिस होगा वो वकेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। तो ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस है। तो हमने डायरेक्टर्स के डेफिनेशन को भी डिस्कस किया कि वो फंक्शन पे बेस करती है और टाइटल पे नहीं बेस करती, और फिर डायरेक्टर्स के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जो कि आगे हमारे लिए हेल्पफुल होंगे डायरेक्टर्स के बारे में जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझने में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।